हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पैथोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक देख रहे थे वुंड हीलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, वुंड हीलिंग का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि वुंड हीलिंग कैसे होती है, क्या इसके मैकेनिज्म होती है, यानी कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई वुंड क्या होता है, हील होता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, मैकेनिज्म ऑफ द वुंड हीलिंग की क्या मैकेनिज्म इसकी रहने वाली है। हीलिंग ऑफ द स्किन वुंड टेक प्लेस बाय द टू वेज। यह मेनली टू वेज से कंप्लीट होती है। टू वेज कौन कौन से होने वाले हैं हमारे? हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन, प्राइमरी इंटेंशन बोलते हैं या प्राइमरी यूनियन भी बोलते हैं। देयर इज कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पूरी तरीके से टिश्यूज़ की जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वापस से क्या कर जाते हैं, रिस्टोर कर जाते हैं। यानी कि डैमेज होने के बाद, इंजरी होने के बाद या वुंड होने के बाद प्राइमरी इंटेंशन में हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका? टिश्यूज़ का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। और वहीं हम बात करें हीलिंग बाय द सेकेंडरी इंटेंशन या सेकेंडरी यूनियन के बारे में, देयर इज अ एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ टिश्यू, इट एंड्स विद द स्कार फॉर्मेशन। अब सेकेंडरी इंटेंशन कब देखने को मिलता है हमें? इसमें क्या देखने को मिलता है, जब भी टिश्यूज़ के अंदर एक्सटेंसिव डैमेज होता है, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा उनके अंदर पूरी तरीके से कैसे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो इनका एंड रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि स्कार का फॉर्मेशन बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे सेकेंडरी इंटेंशन की। तो हम फर्स्टली बात करते हैं प्राइमरी इंटेंशन की, हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन। द सर्जिकल इंसिजन कोज डेथ ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल। सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी इंटेंशन की, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो जब भी कभी कोई सर्जिकल इंसिजन दिया जाता है। अब सर्जिकल इंसिजन का मतलब क्या है? यानी कि किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग, ठीक है ना, किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग क्या करना, कोई हम आर्टिफिशियल इंसिजन देते हैं सर्जिकली, हम खुद हमारी डेलिबरेटली हम क्या बनाएंगे, एक इंसिजन बनाएंगे हमारी बॉडी पे, यानी कि बॉडी पे कोई कट लगाएंगे। तो ये किस वजह से होता है? इसका जो कोज होता है उससे डेथ तो होगी। किस चीज़ की होगी डेथ? जो भी हमारी सेल से टिश्यूज़ हैं उनकी, लेकिन कैसी होगी? एक लिमिटेड नंबर में, कि हमें पता है कि कितना हमें इंसिजन देना है, कितने हमें बॉडी में कट लगाने की नीड है, ताकि हमारा जो भी प्रोसीजर है वो परफॉर्म हो सके। देयर इज़ मिनिमल ब्लड लॉस। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर कभी कोई डॉक्टर वगैरह या कोई ऑपरेशन करता है, कोई सर्जरी करता है, तो ऐसा सुना है कि बहुत एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाता है। हम इंसिजन भी लगाते हैं बॉडी में, कट भी लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लगाते हैं? हम एक लिमिटेड नंबर में, जिससे क्या लिमिटेड नंबर की सेल्स की डेथ होती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, देयर इज़ मिनिमल ब्लड लॉस। इससे हमें क्या देखना है? मिनिमल ब्लड लॉस देखने को मिलता है। एजेस ऑफ वुंड आर अप्रोक्सीमेटेड बाय सर्जिकल सूचर्स। इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, सर्जिकल सूचर्स के थ्रू हम वुंड को क्या कर देते हैं, वापस पैक कर देते हैं। द हीलिंग प्रोसेस एज फॉलो। हीलिंग किस किस प्रोसेस से होती है अब हम वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम इमीडिएटली हमें क्या देखने को मिलता है, द नैरो इंसिजनल स्पेस। अब जो भी नैरो इंसिजनल स्पेस होता है, यानी कि जहाँ पे इंसिजन दिया जाता है वहाँ पे बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो हैंड टू हैंड क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिल किसकी हेल्प से होता है? फिल विद द क्लोटेड ब्लड कंटेनिंग फाइब्रिन्स एंड द ब्लड सेल। क्या होने लग जाएगा? इंसिजन दिया, इंसिजन के बाद वहाँ पे ब्लड आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोट होना स्टार्ट कर देगा विद इन द 24 आवर्स। अब हम देखेंगे 24 आवर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स अपीयर एट मार्जिन ऑफ द इंसिजन। जो न्यूट्रोफिल्स थी वो क्या हो जाएंगी, जो जहाँ पे हमने इंसिजन दिया था उसके किनारे पे, यानी कि उसके मार्जिन्स वाले पोर्शन पे क्या आने लग जाएंगी, धीरे धीरे हमारे न्यूट्रोफिल्स आने लग जाएंगी। उसके बाद हम बात करें एपिडर्मिस एट इट्स कट एजेस थिकनेस एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ बेसल सेल। अब हम क्या देखने लगेंगे, जो सेल्स डैमेज हुई थी वो क्या करेंगे, माइटोटिक एक्टिविटी करेंगे, यानी कि उनके अंदर क्या होने लग जाएगा, अब वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इनके अंदर बाइनरी फ्यूजन होने लग जाएगा, यानी कि 1 से 2 से 4 सेल बनना स्टार्ट कर देंगे विद इन 24 to 48 आवर। अभी क्या देखने को मिलेगा इसमें, स्पोर्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम बोथ द एजेस माइग्रेट एंड ग्रो अलोंग द कट मार्जिन ऑफ द
डर्मिस। अब हमें डर्मिस के यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स बनने लग जाएंगे। द फ्यूज इन द मिड लाइन बीनीथ द स्कार्प थस प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूअस द एपिथेलियल लेयर। और धीरे धीरे क्या बनने लग जाएंगे, हमारे वहाँ पे एपिथेलियल लेयर्स फिर से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। वापस वहाँ पे क्या बनने लग जाएंगी, एपिथेलियल लेयर बनने लग जाएगी जिसको पहले कट किया गया था। बाय द डे थर्ड, अब डे थर्ड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोफेजेस एंटर द डर्मिस। जो मैक्रोफेजेस हैं वो एंट्री कर जाएंगे डर्मिस के यहाँ पे। ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रोग्रेसिवली इन्वेड इंसिजन स्पेस। वहाँ में क्या देखा, ग्रेनुलेशन जो टिश्यूज हैं वो क्या इन्वेड कर जाएंगे उस स्पेस के यहाँ पे। और उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा हमें, कोलाजन फाइबर्स आर नाउ प्रेजेंट इन द मार्जिन एंड द वर्टिकली ओरिएंटेड। अब क्या देखने को मिला हमें, वहाँ पे कोलाजन फाइबर भी इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन कंटिन्यू, जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कंटिन्यू प्रोलिफरेट करती हुई ऊपर उभार बनाना स्टार्ट कर देंगी। डे 5 पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इंसिजनल स्पेस इज फिल्ड विद द ग्रेनुलेशन टिश्यू। अब हमें डे 5 पे क्या देखने को मिलेगा, जो इंसिजनल स्पेस था वहाँ पे पूरी तरीके से क्या आने लग गए, ग्रेनुलेशन टिश्यूज आना स्टार्ट कर देते हैं। कोलाजन फाइबर्स बिकम मोर अबेंडेंट इन बीइंग टू ब्रीज द इंसिजन। अब हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, जो कोलाजन फाइबर्स हैं उनमें अबेंडेंट मीडियम में यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे कोलाजन फाइबर देखने को मिल जाएंगे जो किसकी तरह वर्क करते हैं, एज अ ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। यानी कि जो इंसिजन दिया था, इंसिजन को फिल करने के रिगार्डिंग ये कोलाजन फाइबर वर्क कर देते हैं। द एपिडर्मिस रिकवर द नॉर्मल थिकनेस। अब क्या होगा, जो एपिडर्मिस होगी वो वापस से रिकवर कर जाएगी और नॉर्मल थिकनेस में कन्वर्ट देखने को मिल जाएगी। ड्यूरिंग द सेकंड वीक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलाजन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट अकर, न्यूक्लियोसाइटिक इन्फ्लेटेड एडिमा इन न्यू वेजल्स हैव लार्जली डिसअपीयर्ड। अब धीरे धीरे हमें वहाँ क्या देखने को मिलेगा, नई वेसल्स वगैरह जो भी बनी थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर्ड होने लग जाएंगे, या जो स्किन होगी वो नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट कर देगी। बाय 3 to 4 वीक देयर इज अ वेल फ्रॉम थिन लाइनर स्कार। इसमें हमें 3rd से 4th वीक के टाइम क्या देखने मिलेगा, वहाँ पे हमें थिन लाइनर स्कार देखने को मिलेगा। यानी कि जो वुंड हुआ था वहाँ पे हमें स्कार का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डर्मर अपेंडेज आर परमानेंटली लॉस्ट। अब हमें क्या देखने मिलेगा, जो उसके उभार बना था वो धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट कर देगा। द एंड रिजल्ट ऑफ द हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन is a complete return to function with minimal scarring and loss of skin appendages। इसमें हमें क्या देखने मिला है, जो भी अपेंडेजेस होती हैं यानी कि जो भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, वो उनका वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत उस जगह पे लॉस देखने को मिल जाता है। यानी कि वहाँ के हेयर्स वगैरह, हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राइमरी इंटेंशन कंप्लीट होता है। बात करते हैं हम सेकेंडरी इंटेंशन की या सेकंड इंटेंशन की। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, वेहन देयर इज अ मोर एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल इन टिश्यू। ये कब देखने को मिलता है हमें सेकेंडरी इंटेंशन, जब हमें क्या देखने को मिलता है, मोर एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल इन टिश्यू। जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कोई इंसिजन या कोई कट लग जाता है, किसी वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है। रीजनरेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल अलोंग कैन नॉट कम्प्लीटली रिकॉन्स्टिट्यूट द ओरिजिनल आर्किटेक्चर। अब इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कट ज़्यादा बड़ा होता है या इंसिजन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वुंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस वजह से हमें देखने को मिलता है कि वापस से कम्प्लीटली रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता ओरिजिनल आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल इन बर्न डीप अल्सर, बर्न वाली कंडीशन में वापस से सेम एज इट इज़ वैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं बन पाती। डीप अल्सर हो जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें वुंड देखने को मिलता है, तो उसका भी वापस रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। द हीलिंग ऑफ द वुंड में ऑल्सो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इंटेंशन इन सम सर्कमस्टांसेस आर एस फॉलो। जैसे कि किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, इम्प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन ऑफ सर्जिकल इंसिजन। अब अगर मान लो किसी ने सर्जिकल इंसिजन तो दिया, लेकिन वो इंसिजन जो दिया वो इनअप्रोप्रिएट मैनर में दे दिया, यानी कि जितनी नीड थी उससे ज़्यादा अगर आपने इंसिजन दे दिया, इस वजह से भी हमें सेकेंडरी इंटेंशंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंसिव ब्लड लॉस एंड द हेमाटोमा फॉर्मेशन। लिमिट से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, यानी कि इंजरी काफ़ी बड़ी थी। इन्फेक्शन ऑफ वुंड बना, वुंड में क्या देखने को मिला, हमें इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल गई।
प्रेजेंस ऑफ ड्रेन्स, पैक्स एंड ड्रेप्स। अगर मान लो किसी की बॉडी में किसी टाइप का कोई ड्रेन बनाया गया है, यानी फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को रिलीज करने के लिए ड्रेन वगैरह बनाते हैं, जो पैक्स वगैरह लगाते हैं ड्रेसिंग के रिगार्डिंग, वो लॉन्ग टाइम तक बने रहे, जिसके वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, वुंड प्रॉपरली हील नहीं हो पाता और वो कंडीशन अगर रहती है सेकेंडरी इंटेंशन की। वुंड डेहिसेंस, वुंड डेहिसेंस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब भी किसी वुंड को, जैसे कि आप समझिएगा कि वुंड डेहिसेंस क्या देखने को मिलता है हमें, जब भी किसी वुंड को सूचर के थ्रू पैक कर दिया जाता है, तो पैक करने के बाद अगर इसको टाइटली पैक नहीं किया गया तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो ये सूचर होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बीच में से खुलना स्टार्ट कर देंगे और बीच में से ये ओपन हो जाएंगे। अब ओपन हो जाएंगे तो ओपन होने के बाद ये कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे कि वुंड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, वुंड डेहिसेंस कहलाती है। वुंड लीकेज, अगर जो वुंड है वो परसिस्टेंट से लीकेज कंटिन्यू क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, वुंड के अंदर हमें लीक देखने को मिल रहा है, इस वजह से भी सेकेंडरी इंटेंशन देखने को मिलेगा। इट डिफर्स फ्रॉम द हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन इन दैट। अब मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ आपसे कि डिफरेंट देखने को मिला, डिफरेंट देखने, क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज मोर इंटेंस। इसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू इज फ्रॉम, इसमें लिमिट से ज़्यादा ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो ग्रेनुलोमा वाले टिश्यूज थे उनका ज़्यादा हमें टिश्यूज देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादा आके अडेयर होंगे। वुंड कॉन्ट्रैक्शन एंड स्कार फॉर्मेशन, अगर इसमें हमें काफ़ी बड़े अमाउंट में स्कार देखने को मिलेगा, इसमें हमें स्कार की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपैरिजन टू किसके, प्राइमरी इंटेंशन के। ठीक है फ्रेंड्स, हम वही बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलता है हमें इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इफ द वुंड इज नॉट प्रॉपरली क्लीन, कब देखने को मिलेगा हमें इन्फेक्शन, जब वुंड को प्रॉपर रूप से आप क्लीन नहीं करोगे। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्कार, अब स्कार का कलर कैसा होना चाहिए, मेनली अपन को देखने को मिलता है जो स्कार का कलर होता है वो डार्क रेड कलर का या फिर अपन कह सकते हैं मरून कलर का होता है। लेकिन अगर उसका हाइपर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है कि डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का है, तो वो किस वजह से कॉम्प्लिकेशन बनेगा हमारे, एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट एंड द स्टेरॉइड। अगर आप ओपन वुंड को सनलाइट में डायरेक्टली एक्सपोजर करते हो तो हमें क्या देखने मिला, हाइपर पिगमेंटेशन का स्कार देखने को मिलेगा। डेफिशिएंट स्कार्स किस वजह से देखने को मिल सकते हैं, डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द इंसिजनल हर्निया, बल्जिंग एट द साइट ऑफ सर्जिकल इंसिजन, दिस इज कॉमन इन वुंड ऑन द एब्डोमिनल वॉल। अब हमें जो डेफिशिएंट स्कार यानी कि स्कार सही से न बन पाना, ये भी एक टाइप से कॉम्प्लिकेशन है। तो ये किस वजह से मेनली हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे मेनली मस्कुलर ऑर्गन होता है, मेनली कहाँ पे, एब्डोमिनल वॉल के वहाँ पे, तो इंसिजन के वजह से वहाँ पे प्रॉपरली स्कार का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, बल्जिंग ऑफ स्किन देखने को मिलती है। इस वजह से क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएंट स्कार का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किलोइड फॉर्मेशन। अब किलोइड फॉर्मेशंस क्या होते हैं ये देखिएगा, स्कार फ्रॉम इज एक्सेसिव बियॉन्ड द सुचर लाइन, अगली एंड पेनफुल, कॉमनली इन ब्लैक। कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, किलोइड फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि वुंड कैसा हो जाता है, खराब सा देखने को मिल जाता है। कहाँ से देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सूचर हुए, सूचर लाइन से भी आगे की तरफ हमें वुंड का ओपन देखने को मिलता है, यही हमारे क्या कहलाता है, इस किलोइड फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरट्रोपिक स्कार। हाइपरट्रोपिक स्कार का मतलब क्या होता है, हाइपरट्रोपिक स्कार इज अ थिकन वाइड एंड ऑफ्टन राइज्ड स्कार दैट डेवलप अलोंग द लाइन ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। जितना ज्यादा इसके अंदर अपन को क्या देखना था, स्कार देखना था, वो एक लिमिट से ज्यादा बड़ा हो चुका है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोपिक स्कार भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है वुंड कॉन्ट्रैक्चर्स। अब वुंड कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं, एक्सेस वुंड कॉन्ट्रैक्शन लीड टू फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल लिमिटेशन। हमें क्या देखने को मिलेगा, वुंड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, यानी कि वुंड की वजह से हमारी बॉडी की एक्टिविटी कैसे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी। किस वजह से होता है वुंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्सेस वुंड कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड द फंक्शनल लिमिटेशन। यह एक कॉम्प्लिकेशन होता है, इसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी अकर हो जाती हैं और इसके साथ साथ फंक्शन के भी लिमिटेशन हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने बात की नॉर्मली मैकेनिज्म ऑफ द वुंड हीलिंग। इसमें हमने प्राइमरी इंटेंशन देखा, सेकेंडरी इंटेंशन देखा, इसमें हमने कंप्लीटली देखा है कि कितने डे पर किस तरह से वुंड को हील किया जाता है। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक देखा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वुंड हीलिंग के बारे में।
आगे का अभी रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें रहने वाले हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वुंड हीलिंग की। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है वुंड हीलिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।